नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे बच्चों में जो कान का सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो होता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, इसके बारे में। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, क्या इलाज होता है, पूरी डिटेल्स में बात करेंगे और थोड़ा सा नजर हम ईयर ड्रॉप पे भी डालेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, जैसा कि नाम है, एक्यूट मतलब कि तीव्र, मतलब अभी चल रहा है ये प्रॉब्लम, एक्यूट है। ओटाइटिस, ऑट मींस ईयर और मीडिया मतलब कि मिडिल ईयर। अब जहां हम बोले कि मिडिल ईयर में जो है एक्यूट क्या हुआ है, ओटाइटिस, आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, तो कान का जो मिडिल ईयर है उसका इन्फ्लामेशन हुआ है, सूजन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है और वो तीव्र है, एक्यूट है। इसका मतलब है कि मिडिल ईयर हुआ है, तो थोड़ा कान में हम नजर देख लेते हैं कि मिडिल ईयर होगा तो एक्सटर्नल ईयर भी होगा, इनर ईयर भी होगा। तो कान के अगर हम डिटेल्स में जाते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। आप लोगों को हो सकता है ये क्लियर होगा पिक्चर, आप जरा देखेंगे इसको कि ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। थोड़ा देख लीजिए कि कैसे जो है हम परसीव करते हैं आवाज को। कान में जैसे ही वाइब्रेशन होता है या जो है जो वेव आता है, साउंड वेव्स आता है, तो वो जो है यहां से होते हुए जो है इधर आया और ये जो है जो कि बोलते हैं चदरी है, दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को साउंड वेव हिट करता है। यहाँ पे तीन बोन्स आप देखेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट बोन्स जो होता है स्टेपिस, मैलस इनकस स्टेपिस, ये तीनों बोन्स होते हुए, थोड़ा सा मैं डिटेल जानना जरूरी है आपको। मैलस इनकस स्टेपिस होते हुए ये पार्ट जो है पूरा, इसको बोलते हैं मिडिल ईयर। इतना मिडिल ईयर का है, तो चदरा पे आया, इसके बाद जो आ गया आपका ये बोन्स पे, बोन्स के बाद ये आ गया इनर ईयर। ये जो है इनर ईयर है, इनर मतलब कि इंटरनल ईयर है। इसमें आता है सेमी सर्कुलर कैनाल और ये होता है कॉक्लिया जो होता है। तो यहाँ पे जाता है साउंड वेव इस सब से होते हुए यहाँ, और इसमें जो नर्व होता है, नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है और ब्रेन में फिर आपको आवाज का जो साउंड जो होता है वो परसीव होता है। इतना चीज होता है। प्रॉब्लम कहां कहां हो सकता है आप खुद देख सकते हैं। प्रॉब्लम अगर होने की बात है तो कान में प्रॉब्लम बाहर भी हो सकता है, जिसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं, जो स्विमर्स ईयर बोलते हैं। जो स्विमिंग ज्यादा करते हैं, ह्यूमिड रहता है, पानी जाते रहता है, तो यहां भी इंफेक्शन हो सकता है। दूसरा है कि ओटाइटिस मीडिया, मतलब मिडिल ईयर में इंफेक्शन हो सकता है, जो बहुत कॉमन है, हमने बताया। और मिडिल ईयर आप देखिए कि कनेक्टेड है किससे, एक ट्यूब होता है उससे कनेक्टेड रहता है गला। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो स्टेचियन ट्यूब है, पीछे जो नेजोफेरिंक्स होता है उससे कनेक्टेड रहता है। अगर आप थोड़ा सा फोटो अगर आप देखें, ये कान है और ये स्टेचियन ट्यूब है और ये नेजल कैविटी है, मतलब यहाँ पे ये इसका ओपनिंग होता है। ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि अब सारा जो खेल होगा ना, सारा अब हम टॉपिक डिटेल्स करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा। हमने बताया कि आपको यहाँ जो है स्ट्रेचियन ट्यूब है, तो किसी को जैसे ही बच्चे को सर्दी जुकाम कुछ भी होता है, जैसे ही बच्चे को सर्दी जुकाम कुछ भी होगा, खांसी सर्दी जुकाम, मेनली जो देखा गया है तीन बैक्टीरिया है। तीन बैक्टीरिया में हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, मोराजेला कैटेरिलिस है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये सब जो बैक्टीरिया है, और कुछ वायरल इन्फेक्शंस है। तो बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ और ये नाक से होते हुए जो है यहाँ पहुंचा स्ट्रेचियन ट्यूब में, और यहां से जो है बैक्टीरिया वायरस और ऊपर की ओर आपका एसएस कर जाएगा, और ऊपर की ओर एसएस करेगा और कहां पे जाएगा, तो मिडिल ईयर में चला जाएगा। और मिडिल ईयर में अगर जाएगा तो यहाँ पे आपका इंफेक्शन होगा। तो पहले ये ट्यूब क्या होगा, इंफेक्शन से बंद हो जाएगा। अब ट्यूब बंद हो जाएगा, ये जो स्टैचियन ट्यूब होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये आपका जो कान में जो प्रेशर है ना उसको बैलेंस करता है। बहुत बार आप फ्लाइट में चढ़ते होंगे, आप देखते होंगे कि आपका जो कान वान जो है लग रहा है प्रेशर ज्यादा हो गया, बंद जैसा है, और जैसे आप एक घोट निगलते हैं या च्युइंगम खाते हैं या पानी पीते हैं तो वो प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है। तो यही काम है स्टैचियन ट्यूब का, कि प्रेशर को इक्वलाइज करता है और यहां से कोई भी चीज अगर है तो इसको नीचे की ओर प्रोपेल करता है, नीचे की ओर इसको ढकेलता है। आप ये देखिए कि नीचे की ओर ढकेलता है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे आप बच्चे को अगर इन्फेक्शन हुआ है, चाहे बैक्टीरियल हो या वायरल हो, सर्दी जुकाम, तो उस केस में ये रास्ता ब्लॉक हो गया। रास्ता कौन सा, आप देख लीजिए फिर से, यही नाक से होते हुए ऊपर तक ये कान तक गया, तो ये रास्ता ब्लॉक हो गया।
अब इस रास्ते के ब्लॉक होने के चलते क्या होगा कि यहां से जो भी सेक्रीशंस है जो पहले नीचे उतर जा रहे थे वो नहीं होगा, और यहां धीरे 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 जो फ्लूइड है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा और पाइलअप करता जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पे पस जैसा बनता चला जाएगा। वाटरी लिक्विड होगा, उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वायरस ये सब प्रोलिफरेट करेंगे और धीरे धीरे जो है पस बन जाएगा। स्पेशली बैक्टीरियल के केस में वहां पस बन जाता है। शुरुआत यही स्टेचियन ट्यूब से ही हुआ, इसी का ब्लॉकेज हुआ। और वो क्यों हुआ? बच्चों में जो है सर्दी जुकाम ऐसे भी होते रहता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, बड़ों में हम क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये बहुत कॉमन होता है, बच्चों में जो होता है ये जो चीज होता है, वो एक पिक्चर में आपको दिखाता हूं। बच्चों में देखिएगा ना कि ये जो स्टेचियन ट्यूब है ना, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल होता है। तो नाक से या इन्फेक्शन जो भी हुआ नाक के पीछे से, वो तुरंत ऊपर की ओर चढ़ जाता है। लेकिन जो एडल्ट्स की बात करें तो ये जो ऐसे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल, ये थोड़ा वर्टिकल होता है। तो इसमें चढ़ने में अगेंस्ट ग्रेविटी थोड़ा टाइम लगता है या नहीं चढ़ पाता है। बच्चों में ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये एक प्रॉब्लम देखा गया है। इसीलिए जो है आप देखिएगा कि बच्चों में जो है आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और बहुत बार हमारे मम्मी पापा जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बोलते हैं कि सुला के लिटा के दूध मत पिलाओ, क्योंकि वो अल्टीमेटली जाएगा पीछे की तरफ, और पीछे से होते हुए जो है फिर आप देखिएगा कि स्ट्रेचियन ट्यूब से होते हुए कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर की ओर उठ जाए, और फिर इन्फेक्शन होगा और कान में दर्द होगा। अब कान में यहाँ पस वस जम गया है। अब शरीर में कहीं भी पस जमता है, चाहे वो लीवर में हो, चाहे ब्रेन में हो, चाहे कहीं भी घाव हो, और अगर वो इनक्लोज हो गया है, क्लोज टाइप का हो गया है स्पेस, तो वहां पे क्या होगा? फीवर आएगा, चिल्स होगा, राइगर होगा, ठंडा लगेगा, उसके बाद बुखार होगा। और हो सकता है कि ये बहुत प्रेशर अंदर बिल्डअप होता जा रहा है, क्योंकि यहां से अल्टीमेटली निकल तो नहीं पा रहा है। यहां से अल्टीमेटली निकलना चाहिए जो सेक्रीशंस, क्योंकि ये ब्लॉक है, तो प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है, यहाँ पस जमता जा रहा है। लास्ट में क्या होगा? एक स्टेज आएगा जो ये पस निकलना चाहेगा, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, ये जो चदरी है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको ये फोड़ देगा। दैट इज परफोरेशन हो जाएगा, और फोड़ के जो है पस जैसा फ्लूइड बाहर निकलना, कान से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब बहुत बार हम क्या करते हैं कि इसके लिए जो है बहुत बार हम जो ड्रॉप्स होता है वो ड्रॉप्स देते हैं। आपको मालूम है कि ये बैक्टीरिया से होता है, वायरल से होता है, ज्यादा बैक्टीरिया से भी देखा गया है, बहुत ज्यादा। तो एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप्स जो होते हैं उसमें एंटी बैक्टीरियल होते हैं। पहले जो यूज किया जाता था ड्रॉप्स, वो होता था नियोमाइसिन, उसमें होता था जेंटामिसिन होता था। ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की दवाइयां हैं, और अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की दवाइयां कान के लिए जो है टॉक्सिक होता है। क्यों? कभी भी आप जो ड्रॉप देते हैं ना, बहुत देखते हैं रैम्पेंटली ड्रॉप दिया जाता है कान के लिए। एक बात आप ध्यान रखेंगे, यहीं पे अगर ड्रॉप की बात चली है तो थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जब भी अगर हम कोई ड्रॉप देते हैं, सपोज मान लीजिए कि ये नियोमाइसिन अगर हम दे रहे हैं किसी को, ध्यान से देखिए, ये अगर नियोमाइसिन अगर हम दे रहे हैं ड्रॉप, नियोमाइसिन अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है, और नियोमाइसिन जो है कान के लिए टॉक्सिक होता है, इनर ईयर के लिए टॉक्सिक होता है। और चूंकि चदरी ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि चदरी जो है फट गई है, डैमेज हो गई है, ये एरिया जो है ऑलरेडी डैमेज है, फट गया है। कैसा होगा फट के दिखेगा? ये भी आपको मैं फोटो दिखाता हूं, जरा देखिए इसको। चूंकि चदरी जो है फट गई, ये देखिए, ये नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये नॉर्मल है। ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, AOM। इसमें क्या है देखिए, हेजी है, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, और ये सब दिखेगा आपका वही ऑटोस्कोप मशीन से, जो ऑटोस्कोप हाथ से यूज किया। तो पीछे पस वस है, इसीलिए जो है आप देख रहे हैं कि ओपेसिटी आ गया है। हालांकि ये पूरा लाल है, लालपन ज्यादा है। और ये तो जो है आप देखिए कि रप्चर कर गया है, वो चदरी जो है फट गया है। तो होता क्या है कि ऑलरेडी आपका अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑलरेडी रप्चर हो गया है, परफोरेट हो गया है, और आप नियोमाइसिन, जेंटामिसिन ये सब अगर ड्रॉप देंगे ना, तो इनर ईयर जो है, कान के अंदर का जो पार्ट था, जो मैंने बताया था आपको पिक्चर में कि इनर ईयर जो होगा, जैसे कि ये हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल कोक्लिया, ये सब डैमेज होगा, और फिर डिफनेस हो सकता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। तो बड़ा सोच समझ के आपको ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किया जाता है।
अब नियोमाइसिन, जेंटामिसिन टाइप का ड्रॉप्स यूजुअली बहुत कंट्रीज में नहीं दिया जाता है। अब फ्लोरोक्विनोलोन्स वाला ड्रॉप्स आ गया है, जैसे कि आप देखिए कि ओफ्लोक्सासिन का जो ड्रॉप होता है, ओफ्लोक्सासिन वाला, जैसे ये आप ड्रॉप देखिए, ओवरऑल बाकी कॉम्बिनेशन सेम है, लेकिन इसके अंदर आप देखिए कि जो एंटीबायोटिक है ये ओफ्लोक्सासिन है। तो ओफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की दवाई है, तो इससे जो है इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। एक और बात आती है कि कान के अंदर जो है आपका ये भी इंफेक्शन हो सकता है, फंगल इंफेक्शंस भी हो सकता है। तो फंगल इंफेक्शंस अगर कान में होता है तो उस कंडीशंस में हम देते हैं क्लोट्रीमाजोल का जो है ड्रॉप देते हैं। अब क्लोट्रीमाजोल दैट इज कैंडिड का जो ड्रॉप होता है वो देते हैं फंगस को मारने के लिए। और एक बात याद रखिएगा कि जो कान में अगर इंफेक्शन हुआ है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, मतलब अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ है कान में, पस जमा हुआ है, तो ड्रॉप बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ड्रॉप में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है एंटीबायोटिक का, और दूसरा है कि जिस जगह जरूरत था वहीं जा रहा है। कान में जरूरत था तो कान में ही जाएगा। तो टैबलेट से अच्छा होता है बोला जाता है, क्योंकि टैबलेट खाइएगा तो साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, हर शरीर में पूरा घूमेगा खून के माध्यम से, बट कान में दीजिएगा तो वहीं तक सीमित रहेगा। बट इसका कुछ लिमिटेशंस है कि बहुत बार ये काम नहीं भी करता है ड्रॉप। अगर हम बात कर रहे थे एंटी फंगल ड्रॉप्स की, एंटी फंगल ड्रॉप में क्लोट्रीमाजोल जैसे कि बहुत कॉमनली है, लेकिन आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये जो है ड्रॉप मैंने आपको जैसे ये दिखाया था, जैसे ये ड्रॉप देखिए दैट इज क्लोट्रीमाजोल का ये जो ड्रॉप है, ये देखिए, ये क्लोट्रीमाजोल और लिग्नोकेन का कॉम्बिनेशन है। लिग्नोकेन मतलब एनेस्थेटिक है दर्द को, क्योंकि कान का दांत का दर्द बहुत तीव्र होता है, तो ये कान के दर्द को थोड़ा शून्य कर देता है, तो दर्द कमता है। और क्लोट्रीमाजोल एंटी फंगल है। तो आपको देख लेना होगा कि फंगस है कि नहीं, फंगस के चलते ही हुआ है तभी ये दीजिए। और एक चीज की बार बार ड्रॉप जो हम दिए जा रहे हैं किसी को, सपोज, और उसमें अगर स्टेरॉयड है, जैसे कि आप यही सब दवा देख लीजिए, और जिसमें ओफ्लोक्सासिन वाला है इसमें भी स्टेरॉयड आप देखिए कि बेक्लोमेथासोन है। फिर आप अगर ये सिंपल सी बात है, अगर ये नियोमाइसिन है, साथ में आप देखिए कि यहाँ भी जो है बेक्लोमिथासोन है, तो ये सब स्टेरॉयड है। अगर किसी को कान में फंगल इंफेक्शन हुआ है और आप कॉम्बिनेशन वाला दिए जा रहे हैं, स्टेरॉयड दिए जा रहे हैं, स्टेरॉयड लोकल इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, और कमजोर करेगा तो कान का जो फंगल इंफेक्शन है और बढ़ने का चांस है। तो बड़ा सोच समझ के, इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा वो ऑटोस्कोप से देखा जाए, और देखने के बाद आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो पता चल जाएगा, और फिर आप जो है डिसाइड करें कि कौन सी दवा देनी है। बहुत केसेज में आप देखिए, ये वाला जैसे है शेरू क्लीन करके है ना, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द शेरू क्लीन करके है। अब ये वैक्स के लिए है, कान में जो है अगर गंदगी है, वैक्स बनना भी कान के लिए नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज्यादा बन जाए, वैक्स में जो कान के अंदर का लेयर सीलिया होता है वैक्स को बाहर निकालते रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर वो फंक्शन डैमेज हो जाए, नहीं हो, तो कान में वैक्स जमता चला जाएगा और एक समय आएगा काफी हार्ड हो जाएगा। और जब कान का रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा तो सुनने में प्रॉब्लम होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं इसको। उसके लिए बहुत बार हम लोग देख लेते हैं कि वैक्स है, तो ये वैक्स को गलाने वाली दवाइयां दी जाती है। तो देखिए किसी चीज को अगर ये गला रहा है, इसमें होता है मेन यही जो होता है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन जो होता है वैक्स को गलाता है, सोलुबलाइज करता है। किसी चीज को गला रहा है, अगर कान का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर रप्चर है और ये अंदर जाएगा, तो हमारे सेल को भी नुकसान करेगा, बोन्स को भी नुकसान करेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जिनका परफोरेशन है, कान में छिद्र है, उनको कभी भी ये जो वैक्स, जो सॉफ्टनर है, वैक्स को जो नरम करती है, सोल्यूबलाइज करती है, ये दवा नहीं दे कान में। और साथ में देखिए कि बेंजोकेन, केन है मतलब कि आपका थोड़ा शून्य करके रखेगा कान को। क्लोरब्यूटोल होता है, ये तो प्रिजर्वेटिव है, और टर्पेंटीन ऑयल होता है, ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। तो इतना चीजों का कॉम्बिनेशन आता है, और ये स्पेशली देते हैं कान में अगर वैक्स। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ, ये नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये आप जो है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया पीछे पस है, और ये आप देख रहे हैं कि इस कंडीशंस में जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर किया है। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट
बेसिकली देखा गया है बहुत बार मोन्टेयर एलसी दैट इज लिवोसेट्रिजिन और मोंटेल्यूकास्ट, ये सब का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, डिकॉन्जेस्टेंट दिया जाता है, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, नॉट्रिविन, ये सब दिया जाता है, बट बहुत ज्यादा रोल नहीं है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। बुखार अगर आता है तो बुखार की दवाइयां आपको मालूम है कि 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो है बुखार की दवाइयां दीजिएगा, पर केजी बॉडी पर केजी पर डोज देना होगा, 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज मिली। और अगर एंटीबायोटिक्स तो आपको देना होगा, ड्रॉप आपने मान लीजिए दिया, क्योंकि बहुत बार नहीं भी काम करता है, तो ड्रॉप आपने दिया नहीं काम किया तो फिर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में अब आपको मालूम है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कर रहा है। मैं आपको यहाँ दिखा अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को शायद, ठीक है, बताएंगे। आपको मालूम है कि सबसे कॉमन है स्ट्रेप्टोकोकस हीमोफिलस मोराजेल्ला, स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव, मोराजेल्ला ग्राम निगेटिव, हीमोफिलस ग्राम निगेटिव। तो ऐसा एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों पे काम कर जाए, तो ऐसा एंटीबायोटिक हमारे सबसे अच्छा है। एमॉक्सिसिलिन बेस्ट होता है, बट आजकल प्लेन एमॉक्सिसिलिन तो कोई यूज करता ही नहीं है, क्लेवुलेनिक एसिड के साथ यूज किया जाता है। तो मॉक्स क्लेव करके जो आता है, क्लेवम करके आता है, वो दिया जाता है 45 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप देखेंगे 45 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। और अगर देने का बात आता है तो अगर किसी को पेनिसिलिन ग्रुप की दवा है, चूंकि एमॉक्सिसिलिन, अगर इससे एलर्जी है तो फिर आप दे सकते हैं। क्या देंगे इस केस में? सिफोडॉक्सिन दे सकते हैं, इस केस में आप फिर सेफोरॉक्सिन दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। तो एक डोज एंड ड्यूरेशन होता है, ये मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इतनी चीजें हम दे सकते हैं। अगर ईयर ड्रॉप की बात करें कि कहां काम करेगा, तो एक कंडीशन है दैट इज ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना जो मैंने बताया कि स्विमर्स ईयर बोलते हैं, स्विमर्स ईयर जो है, जिनको बार बार जो है मतलब बहुत ज्यादा स्विमिंग पूल में जो है वो मतलब यूज करते हैं उसमें, तो उनको ये होता है बाहर। ये तो मैंने बोला था कि इतना जो है आउटर है, ये वाला मिडिल है, और इसके बाद इनर ईयर है। तो ये बाहर का है तो ओटाइटिस एक्सटर्ना है। इस कंडीशंस में आपको जो है आप ड्रॉप दीजिए, यहाँ इंफेक्शन हुआ है या मवाद आ रहा है, स्वेलिंग है, तो यहाँ आप जो है एंटीबायोटिक्स का ड्रॉप दीजिए। यहाँ अगर आपको लगता है, अगर काफी दिन से अगर ये रह जाता है, 6 महीने 3 महीने से ज्यादा, तो ओटाइटिस एक्सटर्ना क्रोनिक हो जाता है, तो इस कंडीशंस में आप एंटी फंगल ड्रॉप दीजिए, क्लोट्रिमाजोल दीजिए, तो यहाँ बहुत ज्यादा यूजफुल। और ये बात हमेशा याद रखेंगे कि ज्यादा केसेज में जो है, अगर बार बार डिस्चार्ज किसी का होए जा रहा है कान से, तो आप समझ लीजिए कि वहां परफोरेशन जरूर होगा। ऑटोस्कोप से अगर आप देखिएगा तो परफोरेशन ऐसा आपको दिखेगा कि ये परफोरेशन हो चुका है, ऐसा आपको दिखेगा ये। तो इसीलिए इन्हीं का बार बार किसी का अगर होता है तो आप सस्पेक्ट कीजिए कि परफोरेशन है और जरूर एग्जामिन करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, जय हिंद।